20.1 प्रस्तावना। पुरुष व स्त्री के बीच जैविक भिन्नता आमतौर पर उन्हें नर व मादा के रूप में दो पूरी तरह से विपरीत सामाजिक श्रेणियों में परिभाषित किए जाने और उसके द्वारा उन्हें पुरुषवत व स्त्रीयोचित गुणों से संबंधित माने जाने का आधार है। यह लैंगिक भेद पुरुष व स्त्री के बीच अनेक अवैज्ञानिक, अविवेकी और कृत्रिम असंगतियों बन जाता है। जिस तरीके से ये असंगतियों प्रस्तुत की जाती है और फिर बुद्धिसंगत बना दी जाती हैं, उसी को लिंगवत संबंध वो रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जबकि लिंग प्राकृतिक व जैविक होता है और इसे बदलने के लिए किंचित ही कुछ किया जा सकता है, लिंगभेद एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है और इसलिए उसके सामाजिक सांस्कृतिक घटनास्थल के अनुसार उसकी परिभाषा आदि बदलती है। एक पुरोगामी नारी अधिकारवादी एन ओकले ने यह बात इन शब्दों में कहने का प्रयास किया है, लिंगभेद एक संस्कृति का विषम है, यह पुरुषों व स्त्रियों के पुरुषवत व स्त्रियोचित वाले सामाजिक वर्गीकरण की ओर संकेत करता है। लिंगभेद किसी भी प्रदत्त समाज में विद्यमान सत्ता संबंध को प्रकट करता है। समाज में सत्ता संबंध असमान प्रकृति के हैं, जहां महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले दूसरा स्थान दिया जाता है। इसका समाधान क्या दिखाई देता है? वे कुछ एक तरीके क्या है जिनसे इस व्यापक असमानता का हल ढूंढा जाता रहा है ताकि इससे उबरा जा सके। यही कुछ विषय हैं जिन पर हम इस इकाई में चर्चा करेंगे। 20.2 महिलाएं और लिंगभेद। लिंगभेद संबंधों के इतिहासकारों के अनुसार सामाजिक पदानुक्रम में महिलाओं को एक निम्नतर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति प्रदान की गई है। उनकी पदस्थिति राजनीतिक व आर्थिक रूप से प्रबल उस सत्ता के द्वारा निर्धारित की जाती है जो कि प्रायः निश्चित रूप से पुरुष होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में हो अथवा किसी समूह के रूप में। 1974 में केंट मिले ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल पेनेटिक्स में सत्ता के इस प्राधार को पितृतंत्र के रूप में परिभाषित किया। जिस तरीके से एक बालिका का प्रभावशाली पुरुष प्रभुत्व स्वीकार करने में समाजीकरण किया जाता है, वह समाजशास्त्रियों व इतिहासकारों की अति महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं में से एक है। एक अन्य पूर्णामी नारी अधिकारवादी वातिक साइनाथ जी ब्यूजोर ने अपनी स्मारकीय पुस्तक ऑक्रोन सेक्स में हमारे सामाजिक जीवन के इस पहलू को सुलझाया है। इसी कारण समझने के और जैसा कि मार्क्सवादी और नारी अधिकारवादी कहेंगे, सत्ता संबंध को तोड़ने के गंभीर प्रयास हुए हैं ताकि महिलाएं अक्सर जीवन और आनंद की स्वतंत्रता का भोग करने के लिए अपनी अधीनस्थ स्थिति से बाहर निकल सकें। पितृसत्तात्मक प्रणाली एक नारी के जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालती है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अर्थव्यवस्था में नारी रूप में न तो रोजगार के आकारिक क्षेत्रों में आसान पहुंच है, न ही सामान्यतः पुरुषों व महिलाओं के लिए कोई समान वेतन प्राधार यथा एक ही काम के लिए महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम भुगतान किया जाता था। उनके पास स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्थान व संस्थानों तक पहुंच का भी अभाव था। घर पर जीवन साथी चुनने से लेकर परिवार का आकार नियोजित करने तक उसकी निर्णयन शक्ति प्रायः नितांत पारिवारिक, सामाजिक अथवा सामुदायिक नियमों व आदर्शों द्वारा परिसीमित होती है। अंततोगत्वा बेहतर स्वास्थ्य, रक्षा तथा पोषण की सुविधाओं तक पहुंच भी अधिमान्यतापूर्वक वितरित है। महिलाओं पर बालिकाओं के रूप में अथवा गर्भवती औरतों के रूप में अथवा मातृ स्त्रियों के रूप में वांछित स्थान नहीं दिया जाता है। वह मृत्युर और रोग प्रवणता के रूप में प्रकट हो जाती है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी धार्मिक प्रवचन से लेकर मीडिया में प्रस्तुत होने तक महिलाओं का प्रायः पूरी तरह से उस भूमिका तक लघुकृत कर दिया जाता है जिसे द्वितीय लिंग कहा जाता है अथवा मात्र एक वस्तु या एक विष के रूप में व्यवहार किया जाता है। 20.3 विकास और लिंगभेद। विकास को असमानता से परिभाषित किया गया है जैसे व्यक्ति, लोगों, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन। तीसरी दुनिया में तथा अधिकांश पूर्वोपनिवेशित देशों में विकास और एक भावी विकासात्मक अभिदृष्टि हेतु मांग ही थी जिसने स्वतंत्रता हेतु उनके आंदोलन को परिभाषित किया। भारत में उदाहरणार्थ राष्ट्रवादी नेतागण उस विकासात्मक मार्ग पर सर्वसम्मति का निष्कर्ष पहले ही निकाल चुके थे जो कि देश को एक बार अपनी आजादी हासिल कर देने पर चुनना ही था। आत्मविश्वास की धारणा से स्वतंत्र आर्थिक निर्णय लेने और विकास का स्वतंत्र मार्ग अपनाने की क्षमता, दोनों विभिन्न महाद्वीपों के नेतागण सहमत थे। शोषण के आर्थिक आधार की श्रेष्ठता वाली मार्क्सवादी व्याख्या ने ऐसी धारणाओं को एक अतिरिक्त योग्यता प्रदान की। उन नारी अधिकारवादियों के लिए जो मार्क्सवादी विश्लेषण के साथ साथ राजनीति का भी अनुकरण करते थे, इसीलिए विकास की धारणा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उनके मूल कार्यक्रम के विरुद्ध हो। पदी विकास से आशा की जाती थी कि उन आर्थिक आधारों को बदल देगा जिन पर लिंगभेद संबंध परिभाषित था, तो यह माना करता था कि उन आधारों को बदलने का अधिमत तरीका विकास ही है। इसी वजह से यह कोई संयोग नहीं कि बड़े बड़े नारी आंदोलन कभी भी विकास विचुद्ध नहीं रहे। विकास की यह अभिवृष्टि हालांकि मात्र आर्थिक प्रगति नहीं थी परंतु स्वतंत्रता की राजनीतिक अभिव्यक्ति से निकट से भी जुड़ी थी। लोकतंत्र स्वतंत्रता की इस अभिवृष्टि से निकट से जुड़ा था। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं उदाहरणतया, जैसा कि भारत के संविधान निर्माता सोचते थे, नारी अधिकारों और नारी कल्याण की सबसे बड़ी गारंटी है। जैसा कि अनुभव ने दर्शाया है, लोकतांत्रिक प्रणाली ने ही महिलाओं को स्थान दिया है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक आवाज को भी महसूस करा सकें। कोई कौतुक नहीं कि हमने पाया है कि लैटिन अमेरिका, एशियाई व अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु आंदोलन में महिलाओं के स्वर बहुत बुलंद थे। विकासात्मक अभिदृष्टि में राज्य ने बिल्कुल बीच का स्थान ग्रहण किया। प्रथम उपनिवेश विरोधी आंदोलन के नेतृत्व में ही राज्य प्रणाली को संभाला और इसी कारण नेतृत्व राज्य और आम जनता के बीच घोड़ाभूत चनिष्ठ संबंध बना। दूसरे, राज्य ही जानी बड़ी प्रमात्रा में संसाधनों की तामबंदी कर सका था और इसीलिए आर्थिक विकला और राजनीतिक विराज्य समान और उसकी संस्थाओं के आधुनिकीकरण हेतु अभियान के साथ प्रातपूर्ण क्षण से सका। समानता, स्त्री पुरुषों के कानूनी अधिकार और नागरिकता का विचार इस प्रकार के आधुनिकीकरण के मूल सिद्धांत में। उदाहरण के लिए मिक्स में शमेउन अब्दुल नासिर के प्रशासन ने ही अर्थव्यवस्था का विस्तार किया और चूहब महिला कार्यबल को उनके पारंपरिक परिवेश से बाहर निकाला, उन्हें समान अधिकार का वचन दिया और 1754 से समान वेतनी की गारंटी दी। इसी प्रकार ट्यूनीशिया में आधुनिकीकरण व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राध्यक्ष बॉरकुन्या तथा इराक में बराए सोशलिस्ट पार्टी ही थे जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था भय विकसित करके आधुनिकीकरण को बंद देने का प्रयास किया। भारत में भी राज्य ने ही प्रथम सुधार उपाय तब शुरू किया जब काफी बहस और विचार विमर्श के बाद उसने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार किया, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार दिया गया। अल्पविकसित तथा पूर्ण उपनिवेश देशों द्वारा अपनाई गई वो अभिभावी रणनीतियों थी। प्रथम, उपनिवेश देशों द्वारा आरंभ अनाभिव्यक्ति को सुधारने के काम में अत्यावश्यकता का भाव था। इस लिहाज से भावी औद्योगिक व प्रार्थिक कार्यकलाप हेतु एक औद्योगिक आधार तैयार करना एक सहन निष्कर्ष था।
भारत, मिल, इराक, पाकिस्तान जैसे अनेक देशों में और यहां तक कि ईरान में भी राज्य ने ही संसाधन लामबंदी के साथ साथ संसाधन वितरण की भी नियोजित करके संपूर्ण कार्यकलाप का आरंभ और पर्यवेक्षण किया। अपनाई गई दूसरी रणनीति भी निर्मातोलुशी विकास थरकारले देशों में अपनाई गई इस रणनीति ने विश्व अर्थव्यवस्था से निकट से जुड़ना और विश्व बाजार हेतु उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त करना आवश्यक बना दिया। मुख्य तौर पर पूर्व एशियाई देशों शहरामल, ट्यूनीशिया आदि में अपनाई गई। कोरियाई अर्थव्यवस्था जो 1960 के दशक में भी एक मुक्त अर्थव्यवस्था थी, सक्रिय समूह में आ सकी और लंबे हम भर सकी। 20.4 विकास के अभिकरण। महिलाओं की समस्त सामाजिक स्थिति में परिवर्तन और उस स्वायत्तता के बीच एक निकट संबंध है जो वह अपने जीवन में कुछ निर्णायक क्षेत्रों में बदलाव के माध्यम से प्राप्त करती है, तथा शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश, बेहतर स्वास्थ्य रक्षा, लाभप्रद रोजगार क्षेत्र में प्रवेश और निर्णय लेने के अवसर आदि। समाज जैसा कि अनुभवों से शत संशय है, बिना संघर्ष किए वे चीजें प्रदान नहीं करता। हाँ, एक दुष्चक है। ये तीन अधिकर्ता को इस चाक को तोड़ने हेतु इस संघर्ष में उसे मदद करते दिखाई देते हैं और उसके द्वारा उसे चाबित स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद करते हैं। नामता है वह स्वयं, व्यक्ति विशेष, समुदाय जिसमें रह रहती है और आधुनिक युग में राज्य। आधुनिक काल में अन्य अभिकर्ता भी होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय सहायता साधन तथा है अभिकर्ता जो अधिराज्य अधश बहुराष्ट्रीय अभिकरण है। बहरहाल इस समय अधिकांश स्थानों में वे महिलाओं के हितों व विकास को आगे बढ़ाने में मुख्य रूप से स्वयं, समुदाय एवं राज्य के अमीनाओं को परसते हैं और उन्हीं का आह्वान करते हैं। एक प्रबल धारणा है मथा स्वेच्छातंत्रवादी जो इस बात पर बल देती है कि केवल महिला विशेष और उसकी योग्यता ही है जो महत्व के हैं। उसके प्रतिनिधि के रूप में समुदाय तथा राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप उनका सर्क है असीम विश्लेषण में न सिर्फ प्रत्युत्पादक बल्कि उसके कल्याण में अहितकर भी सिद्ध होता है। यह उन नीतियों के अनुपालन में सहायक सिद्ध होता है जो किसी भी कल्याणकारी गतिविधि से राज्य के निवर्तन की वकालत करती हैं। इसे 80 के दशकारंभ में मार्गरेट चैचर और रोनाल्ड रीगन जैसे लोगों के सहारे लोकप्रिय बना दिया गया, जिन्होंने एक तर्क सामने रखा जिसे व्यक्ति हेतु संपूर्ण स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों से राज्य का प्रत्याहार नाम दिया जाता है। इस प्रकार इस तर्क के अनुसार महिलाओं को भी स्वयं के लिए अपना प्रबंध करना होगा और केवल गुणवान ही उभर कर आएंगी। एक अन्य आधार भी है यथा साम्यवादी अभिवृष्टि जिसने इन दिनों दो कारकों के प्रभाव से कुछ लोकप्रियता हासिल कर ली है। प्रथम, गत 3 दशकों में सर्वाधिक सशक्त महिला आंदोलन स्थानीय समुदायों की मदद से महिलाओं द्वारा ही लड़े गए। दूसरे, पश्चिमी मदद माध्यम भी उनकी योजनाओं में साम्यवादी विचार का ही प्रचार कर रहे हैं। प्रत्यय ही वे राज्य के विरोध में परिकल्पित किए जाते हैं। मूल तर्कवाक्य यह है कि नारी विकास और स्वतंत्रता उस समुदाय में स्वयं ही निहित है, वहां अधिकारों को प्रश्रय दिया जाता है। इसीलिए यह समुदाय ही है जिस पर महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाने हेतु कलई चढ़ाने की आवश्यकता है। और सूक्ष्म विश्लेषण करने पर तथापि आप पाएंगे कि अधिकांश स्थानों पर प्राकृतिक अथवा पारंपरिक समुदाय उन पितृसत्तात्मक नियामक समष्टियों पर निर्भर हैं जिनसे महिलाओं को शायद ही सही न्याय मिल सकता है। धर्म संप्रदाय, ग्राम समुदाय, अध्याश्रमिक श्रमिक संघों जैसे कृत्रिम समुदाय अथवा अन्य व्यावसायिक निकाय भी मुश्किल से ही पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच समानता के प्रतीक होंगे। अवसर ही धर्म संप्रदायों ने नारी जीवन को बदतर बनाया है, जैसा कि पारंपरिक हिंदुओं अथवा तत्संबंधित मुस्लिम तथा ईसाई सामाजिक जीवन के साथ हुआ है। 80 के दशक में दृश्य पटल पर इस्लाम धर्मावलंबियों के आने तक आधुनिक शासन प्रणालियों के अधीन रहकर अल्जीरिया, तुर्की, ट्यूनीशिया, मोरक्को जैसे देशों में महिलाएं स्वतंत्रता व समानता हासिल कर रही थीं। ऐसा ही कैथोलिक संप्रदायों के साथ था जहां महिलाएं अब तक अपने यौन अधिकारों बधवा तलाक के लिए लड़ रही हैं। ऐसे मातृवंशीय समुदाय भी हैं जहां महिलाओं के पास ढेरों अधिकार हैं, परंतु ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि सत्ताक विषय वस्तु और राजनीतिक निर्णय पुरुषों के हाथ में ही हैं। यहां तक कि महिलाओं के हाथों से बचे खुचे अधिकार भी झटक लेने का निरंतर प्रयास भी चल रहा है। इस प्रकार वह दावा जो कि साम्यवादी करते हैं यथा समुदाय ही महिलाओं हेतु सच्ची स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, ध्यानपूर्वक विश्लेषित किए जाने पर इतना ज्यादा यथार्थपरक नहीं लगता। बहरहाल महिला समुदाय नारी अधिकारवादी आंदोलन हेतु एक सफल योगदान सिद्ध हुए हैं। यह बात महिलाओं को न सिर्फ स्वयं को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने हेतु अत्यावश्यक राजनीतिक तथा सामाजिक स्थान प्रदान करती है, बल्कि राजनीतिक व सामाजिक संगठन हेतु उनका मार्ग भी प्रशस्त करती है। आधुनिक युग में राज्य ने ही प्रायः उन सुविधाओं व संसाधनों तक पहुंचने हेतु महिलाओं को समर्थ करने में निर्णायक भूमिका निभाई है जो उसकी स्वायत्तता को सरल बनाते हैं। तथापि यह दुविधा बनी ही रहती है कि जब नारी हित के प्रति द्वेषपूर्ण शक्तियां राज्य प्रग्रहण करती हैं तो महिलाओं को एक और अभिकर्ता से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बार अवपीड़क सत्ता पर एकाधिकार रखने के कारण यह अन्य सभी से परे होता है। जब राज्य उदाहरणार्थ एक अन्य राज्य से मुद्रित होता है तो यह नारी अधिकारों के प्रति निष्ठुर हो सकता है। 1970 के दशक में बैथ पार्टी के शासनाधीन इराक ने महिलाओं को अत्यधिक स्वायत्तता दी और उनके विकास को सरल बनाया। 70 के दशकांत तक 29% चिकित्सक, 49% दंत चिकित्सक, 70% औषधकारक, 46% अध्यापक और विश्वविद्यालय प्रवक्ता, 33% सरकारी कर्मचारी और 45% कृषिकर्मी महिलाएं ही थे। प्रसूति अवकाश भरपूर थे तथा गर्भवती महिलाओं की नौकरी सुरक्षित रहती थी। परंतु 1980 में ईरान के साथ युद्ध ने राज्य की प्रवृत्ति बदल ही दी। अब उन्हें कहा गया कि वे इराक की आबादी 1.5 लाख लोग तथा ईरान की आबादी 4.7 लाख के बीच अंतर को कम करने के लिए वे 5-5 बच्चे पैदा करें। एक प्रमुख भूमिका से लेकर एक समर्थक भूमिका निभाने तक राज्य ने विकास के सभी दृष्टांतों में विश्वास बनाए रखा। विकास के समाजवादी मॉडल में राज्य ने न सिर्फ केंद्रीय निभाई बल्कि वह समाज में उत्पादन का आयोजक और संघटक भी रहा। उत्पादन निर्णयों में बाजार की कोई भूमिका नहीं दिखाई दी। हालांकि भारत जैसे देशों के मामले में राज्य को निर्णायक माना जाता था और उसी भांति व्यवहार किया जाता था। यहां राज्य ने न सिर्फ बाजार के साथ मिलकर काम ही किया बल्कि साथ ही साथ उसने एक सामाजिकतापूर्ण उद्धारक की भूमिका भी निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रतिबिंब समाजों की दूसरी ओर जहां राज्य की एक अंतर्मूली भूमिका दिखाई पड़ती है, अंतिम विश्लेषण में राज्य ही विकास हेतु आधारभूत ढांचे के साथ साथ आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं के अधिकार क्षेत्र में भी मूल विकासात्मक अभिकर्ता के रूप में गिना जाता है। तथापि विकासशील देशों में राज्य के पास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को है। यहां तक कि स्कैंडिनेवियाई देशों में भी राज्य ही है जो नारी हितार्थ कुछ बड़े कल्याणकारी कदम उठाने के लिए सामाजिक संसाधनों को संगठित करने हेतु सामने आया है।
उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका में राज्य ही ने महिलाओं के बृहत्तम भाग को शिक्षा प्रदान की। अनेक पश्चिमी एशियाई देशों ने नारी की सामाजिक स्थिति बदलने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यहाँ राज्य को परिवार एवं समुदाय के बंधनों से जूझना पड़ता है। ईरान, इराक, ट्यूनीशिया, तुर्की आदि ने महिलाओं को अपना प्रभावी स्थान बनाने और घोड़ीभूत स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद की। भारत में उदाहरण के लिए अनेक अन्य उपनिवेश देशों की भांति ही स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व को पूर्व शासकों की राज्य प्रणाली विरासत में मिली। उन्होंने नए विकासात्मक कार्यों की भूमिका अपनाने की दिशा में इन प्राधारों को फिर से मोड़ने की कोशिश की। लिंगभेद तथा खासतौर पर नारी विकास को भी राज्य का दायित्व समझा गया। भारत में तमाम नारी आंदोलन उदाहरण के लिए आज तक इस बात पर दबाव डालने और मांग करने में लगे हैं कि राज्य को सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों में लिंगों के बीच समानता लाने, घरेलू के साथ साथ सार्वजनिक स्थल पर भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने तथा महिलाओं को अवसर देने हेतु अधिक से अधिक हस्तक्षेप करना चाहिए। तथापि आंदोलन ने महसूस किया कि इस बात के लिए ताकि राज्य में काम हाथ में ले, वह जरूरी है कि निर्णयन स्थलों पर महिलाओं की उपस्थिति हो और यहीं से वही महिलाओं को अन्यथा विधायिका की पुरुष सत्ता में स्थान की गारंटी दिए जाने हेतु मांगे। तंदुरुस्ती की धारणा के साथ नारी क्षमताओं के विकास में एक संस्थापित महिला विकास देखा जाता है। केवल उसी के माध्यम से यह तर्क दिया जाता है उसकी आबादी और तरक्की सुरक्षित है। इन क्षमताओं में वे शामिल हैं जो एक मनुष्य होने के नाते उसकी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक हैं। भारत में लिंगभेद तथा मानव विकास का अन्वेषण करते हुए मार्दा नस्प्रॉन एक ऐसे मार्ग हेतु बड़े ही सशक्त रूप से तर्क प्रस्तुत करती हैं जो नारी क्षमताओं को बढ़ाने और इसी वजह से अपवर्जनीय संयोगों से बचाव करने में उनकी संभावनाओं का पता लगाएं। उनका तर्क है कि महिलाओं को न्याय का आमरण प्रदान करना ही उनके विकास की कुंजी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही ये क्षमताएं सुनिश्चित की जा सकती है। केंद्रीय मानव क्रियात्मक क्षमताओं की सूची विकसित करने में जो उन्होंने प्रयास किया उसे पूरा करने की नितांत आवश्यकता है। इस सूची में शामिल हैं जीवन, शारीरिक स्वास्थ्य, सांगोपांग, सत्यनिष्ठा, अनुभूतियां, कल्पना एवं विचार, संवेग, व्यावहारिक कारण, पितृनिर्धारण, अन्य जाति प्रजातियां, क्रीड़ा, उसके अपने परिवेश पर नियंत्रण आदि। इन क्षमताओं को सत्य सिद्ध करने में नैतिकता का प्रश्न उठाया जाना भी शामिल है, क्योंकि किसी भी अन्य चीज से ऊपर ऐसी क्षमताओं के पूर्णरूपेण विकास को प्राथमिकता दिया जाना इसमें सम्मिलित है। साथ ही यही प्रश्न राजनीति के अखाड़े में एक नैतिक अधिकार का प्रयोग करती मानवीय योग्यताओं का है। यह मूल अंतःप्रथा जिससे यह क्षमता उपगमय शुरू होता है राजनीति के अखाड़े में यह है कि कुछ मानवीय योग्यताएं एक ऐसे नैतिक अधिकार का प्रयोग करती हैं जिसे विकसित किया जाना चाहिए। इससे प्रश्न उठता है कि यह अधिकार किस पर बनता है, और तब एहसास होता है कि लिंगभेद न्यायशीलता तथा विकास परिणाम की लाते बृहत्तर समाज की समस्याओं से भागा नहीं जा सकता है। से उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की क्षमताओं के अधिकार विषयक बातें, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां ये दावे किए जा सकते हों। और यही किसी नियामक संस्तर पर आधारित एक मानवोचित शोषण हित समाज हेतु संघर्ष होता है। यह शक्वय भारी आंदोलन इस बात का जीवंत प्रमाण रहा है कि किस प्रकार सामूहिक मानवीय प्रयास मानव सभ्यता का स्वरूप एक पितृसत्तात्मक क्रूरता से एक अधिक समान और न्यायसंगत समाज में तब्दील हो सकता है। 20.5 विकास की समालोचना। वियतनाम वार आंदोलन से शुरू कर अमेरिका और यूरोप में उग्र उन्मूलनवादी छात्र आंदोलन तक 60 के दशक में ऐसी अन्य घटनाएं भी थी जो दुनिया को बदल रही थीं। पश्चिम में 60 के दशकांत में बढ़ता पर्यावरण संक्रियतावाद तथा इंडोनेशिया व अन्य स्थानों पर साम्यवादियों के कत्लेआम एवं शीत युद्ध की प्रचंडता के साथ चीन में सांस्कृतिक क्रांति और अंततः वियतनाम में संयुक्त राज्य की सेनाओं की हार एक पूर्णतः नए विश्व के स्वरूप को साकार कर रहे थे। तेल की कीमतों में वृद्धि से प्रथम विश्व अर्थव्यवस्था को झटका लगा और तीसरी दुनिया के देशों में एक नया आत्मविश्वास जागा प्रतीत हुआ। दूसरी ओर मुद्दों के प्रति बढ़ती जागरूकता और नारी आंदोलन द्वारा समालोचना ने विद्यमान नारी मुक्ति के प्रतिमानों को धीरे धीरे आलोचनात्मक दृष्टि से देलना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए ईस्टर बॉसरूप की पुस्तक वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने लोगों की आंखें खोल दी। इसने तर्क रखा कि स्त्री के आर्थिक कार्य को कभी भी आर्थिक कार्यकलापों के विश्लेषण में नहीं गिना जाता है। इस प्रकार हरित क्रांति कृषि रणनीति की आलोचना हुई। यह तर्क दिया गया कि इसने प्रौद्योगिकी और पुरुषों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि यह बड़ी सहजता से उन महिलाओं को भुलाते हुए हुआ जिनके काम खेतों में एक नितांत यथार्थ आर्थिक कार्यकलाप को महत्वहीन समझा गया। सैद्धांतिक अधिकार क्षेत्र में इसका अर्थ था इन बातों के लिए प्रयास, एक आर्थिक कार्यकलाप को समझे जाने के वर्तमान तरीके में बदलाव, और दो महिलाओं के हितों व विषयों का विस्तार ताकि उनमें तीसरी दुनिया की औरतें शामिल हों। विभिन्न देशों में नारी अधिकारवादी समूहों तथा नारी आंदोलन द्वारा अब यह तर्क दिया गया, चूंकि उन्होंने मध्यवर्गीय यूरोपियन प्रवेश महिलाओं के अनुभव और अपेक्षाओं का परिज्ञान लिया था, कि नारी आंदोलन की कुछ मूलभूत आधारिकाएं बेहद सीमित है। यह तर्क दिया गया कि मुक्ति हेतु किसी भी सार्थक संघर्ष में उन समस्याओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो तीसरी दुनिया की महिलाओं के सामने उनके दैनिक जीवन में आती है। तीसरी दुनिया की गरीब औरतों का दोहरा शोषण होता था। प्रथम वे महिलाएं हैं और दूसरे ये तीसरी दुनिया और दरिद्र पृष्ठभूमि से आती हैं। इस प्रकार वर्ग और लिंगभेद दोनों उनमें सम्मिलित होते हैं। उनके मुद्दे मात्र घरेलू हिंसा अथवा यौन विकल्पों हेतु मांग के लिए नहीं, वरन बड़े ही मौलिक मानव विकास विषय यथा शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार थे। उन्हें गरीची के उस दुर्गमय चक्र से बाहर निकलने की आवश्यकता थी जो उन्हें परंपरा की नादिरशाही तक से निकलने को रोकता था। यह तर्क दिया जाने लगा कि स्त्रियों की अधीनस्थता की समाप्ति हेतु आरंभ निचले हिरे यथा तीसरी दुनिया की गरीब औरतों से किया जाना चाहिए। दूसरी ओर 1975 से जो महिला वर्ष घोषित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि महिलाओं से संबंधित मसले मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और उनके समाधान से संबंधित मसले भूमंडलीय स्तर पर भी लाए जाएं। परिणामतः महिला विकास और स्वतंत्रता मानलों का एक मथार्थपरक अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। वस्तुतः अनुगामी बहस ने अनेक राज्यों तथा नारी आंदोलन पर उनकी योजना व प्राथमिकताओं के पुनरावलोकन हेतु दबाव डाला है। भारत का उदाहरण उल्लेखनीय है क्योंकि उसने मुख्य रूप से योगदान दिया है। महिला आंदोलन उपनिवेश विरोधी संघर्ष के दौरान फला फूला। यह तथ्य कि संविधान ने अन्य समानताओं को चुनने के समान अधिकार स्वीकार किए थे, इस बात को एक प्रकार से समर्थन था कि राष्ट्रीय आंदोलन ने 1947 में ही समानता के मूल लोकाचार स्वीकार कर लिए थे। स्वतंत्रोपरांत आंदोलन का केंद्रीय बिंदु था राज्य को वित्ता योजना में अधिक से अधिक इस प्रकार शामिल करवाना कि महिलाएं पीछे न रह जाएं। यही कारण था कि उन्होंने सरकार पर उसके कल्याणवादी उपगमे से हटने का आक्षेप लगाया। 70 के दशक मध्य से बहरहाल महिला आंदोलन में दो मुख्य रणक्षेत्र देखे जा सकते थे।
एक भी जो बृहत्तर राजनीतिक आर्थिक आंदोलन का हिस्सा था और महिलाओं के मामलों में राज्य की और अधिक कार्यवाही की मांग करता था। दूसरे वे स्वायत्त समूह थे जिन्होंने महिलाओं के विशिष्ट मुद्दे हाथ में लिए और उन मुद्दों के सहारे लोगों को संगठित किया। जल्द ही तीव्र विचलन दिखाई पड़ने लगे, जैसा कि देखने में आया था कि स्वायत्त समूह राज्य की विकास भूमिका पर आक्षेप लगाने लगे थे। विकास के विचार की तीखी आलोचनाएं हुई है। आधुनिक उद्योगवाद, राष्ट्र राज्य और वैज्ञानिक विश्व दृष्टि की धारणाएं उस विकास अवधारणा से करीब से जुड़ी हुई हैं जो सबसे नई थी। आलोचना आई कि उन सबने महिलाओं के खिलाफ काम किया है। यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने असमानताओं को बढ़ाया है और महिलाओं को जितना भी उनका पहले समुदाय अथवा परिवार के संसाधनों पर नियंत्रण था से वंचित कर दिया है। आधुनिक राज्य व उसके अभिकर्ता ही हैं जिन्होंने माना जाता था कि उन अधिकारों व शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसी प्रकार आलोचना ने इंगित किया कि महाकाय औद्योगिक भवन समूह महिला हितों के प्रति विरोधात्मक है। तकनीकी भवन समूह तथा प्रौद्योगिकी संसार नारी स्वभाव व हित के कुछ मूल अभिलक्षणों के विरुद्ध महत्व रखते हैं। इस प्रकार पर्यावरण सक्रियतावाद की धारा नारी अधिकारवाद की एक धारा से मिल गई और एक उम्र आलोचना को जन्म दिया जिसे पारिस्थितिकी नारी अधिकारवाद इको फेमिनिज्म के रूप में जाना जाने लगा। कुछ नारी अधिकारवादी लेखकों ने भारत की हरित क्रांति को इस बात के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में दर्शाया है कि विकास किस प्रकार नारी विरोधी था। 50 के दशक से 70 के दशकांत तक हरित क्रांति ने दुनिया पर फतह कर ली। इसने उत्पादनाधीन क्षेत्र के विस्तारण द्वारा साध्य उत्पादन बढ़ाने तथा पहले से ही उत्पादनशील क्षेत्रों में तेजी से पकने व अधिक पैदावार देने वाले किस्मों एवं उर्वरकों व कीटनाशकों जैसी उम्दी आगों के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह खाद्य उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में ऊंचे जीवन स्तर, आवास, बिजली, मातामात आदि में वृद्धि में परिणत हुआ। हरित क्रांति के आलोचकों ने संकेत दिया कि यह लाभों का असमान वितरण लाई है और नई प्रौद्योगिकियों पर इसका जोर वस्तुतः पुरुष और महिलाओं के बीच और अधिक असमानता पैदा कर रहा है। यह एकल संस्कृति में भी परिणत हुई है जिसका अर्थ था कम बहुमुखता और इसकी वजह से बाजार पर निर्भरता, जिससे महिलाओं का जीवन पहले से और भी अधिक कठिन हो गया। इसी प्रकार एकल संस्कृति के सहारे फसलें भी नाशक जीवों, रोगों, अनावृष्टि आदि के प्रति और अधिक असुरक्षित हो गई और फिर न सिर्फ स्थानीय स्तर पर लाख सुरक्षा घट गई बल्कि बढ़ी क्षारीयता आदि जैसे पर्यावरण संकट भी लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगे और पूरे प्रकरण में महिलाएं वही दुर्भाग्यशालिनी रहीं। अनेक पूर्वोपनिवेश देशों में स्वतंत्रोत्तर घटनाक्रम को भी समाजवाद के संक्षेत्र से देखा गया। यह तर्क दिया गया कि घटनाक्रम एक पूंजीवादी विकास की और उन्मूल है जो महिलाओं के लिए अपशगुन था, क्योंकि कहा जाता था कि पूंजीवाद ही सिर्फ लिंगभेद न्यायशीलता के प्रति निरोधात्मक नहीं है, विकास को पूंजीवाद की ओर ले जा रहा है, भी महिला कल्याण हेतु प्रेरक नहीं है। अपनी बात के समर्थन में वे भारत में पंजाब, हरियाणा व गुजरात जैसे कुछ अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्यों में व्यापकता से फैले बालिका भ्रूण हत्या के प्रचलन का दृष्टांत देते हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि 1950 व 60 के दशक के दौरान विकास को मात्र प्रौद्योगिकीय निवेश द्वारा उत्पादनशीलता बढ़ाने की तकनीकी समस्या समझा जाता था। कहा जाता था कि इसमें राजनीतिक के साथ साथ सैद्धांतिक का और कूटनीतिक आयाम तक का अभाव है, जिससे महिलाओं और बच्चों को विकास के शीर्षक के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। जब महिलाओं को शामिल भी किया गया तो उनको यदि बिल्कुल नहीं तो प्रायः ही प्रजाई भूमिका तक ही सीमित रखा गया, जो कि तीसरी दुनिया की महिलाओं के विषय में एक कविबद्धतात्मक पाश्चात्य समझ थी। महिलाओं की अपनी समझ और चिंताओं पर राय देना किसी भी अभिकर्ता की आदतों में शुमार नहीं था। एक और अधिक मौलिक स्तर पर उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता हेतु प्रारंभिक चिंता एक ऐसी उदारचरित पाश्चात्य दुनिया के प्रबोध आदर्शों पर आधारित थी जो तीसरी दुनिया की महिलाओं को परिज्ञान नहीं लेती थी। यहाँ वे न सिर्फ पुरुष अधीनता को ही नहीं वरन गरीबी तथा शोषण व असमानता के अन्य रूपों को भी झेल रही थीं। इस प्रकार वस्तुतः झाबाद की चिंता भी जो नारी अधिकारवादी अध्ययनों के रूप में प्रकट हुई थी कल्याणवादी अथवा पूर्ण लोकोपकारी हितों की बजाय बेचारी स्त्रियों तथा दरिद्रता उपशमन की ओर खिसकनी शुरू हो गई और नारी को अब नाजुक, पीड़ित और बदृश्य बना दिया गया। विद्वानों और नीति निर्माताओं का तर्क है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं की विफलता हेतु मुख्य कारणों में से एक निश्चित रूप यह अदृश्यता ही थी। 20.6 विकास में महिलाएं वित्त से लिंगभेद व विकास गैर तक विकास की आलोचना के प्रभाव स्वरूप कम हुआ कि 1986 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की उस पहल समाप्ति पर जिसमें भारतीय राजुर्वे और महिला आंदोलन का भी योगदान था, विकास प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने के वृहद स्तरीय और सचेत प्रयास हो और अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। इसका आधारभूत कारण यह था कि विकास निराशाजनक हो रहा था क्योंकि वह आधी जनता के श्रम यथा नारी श्रम का लाभ उठाने में असफल रहा था। एक आदेशी विश्लेषण के तौर पर आयोगाही और सूक्ष्म उद्यम परियोजनाएं लोकप्रिय केंद्र बिंदु बन जाती हैं। महिलाओं का समय लचीला के रूप में देखा जाने लगा। दूसरे शब्दों में नई परियोजनाएं के काम में लगाए जाने के लिए उनके पास समय होता है। इस प्रकार कार्यबल के रूप में औपचारिक अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में उनके समावेशन को उस दुष्चक से निकलने का रास्ता माना गया जिसमें वे रह रही थी। राजनीतिक स्तर पर विकास में नारी विष्ट उपगमय ने महिलाओं पर एक समूह के रूप में ध्यान केंद्रित किया और विकास प्रक्रिया से महिलाओं के अपवर्जन का काम शुरू होने का पता लगाया। इसने इस बात पर जोर दिया कि यदि विकास में सिर्फ महिलाओं की ही उत्पादक क्षमता समाविष्ट व सम्मिलित होगी, यह कहीं अधिक प्रभावशाली होगा। 70 के दशक से यह दुनिया पहले वाली दुनिया नहीं रही। भूमंडलीय पर्यावरण मामले, हिमालय की पहाड़ियों में बसे गांवों अथवा दक्षिण अमेरिका में इंडियन गांव या मैक्सिको में या अफ्रीका महाद्वीप में च्यापा आदि जैसे सुदूर स्थानों में रहने कले लघुत्तर समुदायों के मामले विकास पर बातचीत में सामने आ रहे थे। निर्णय प्रक्रिया में मुख्य बिंदु सत्ता संबंध का मुद्दा भी धीरे धीरे नारी विषयक चर्चा तक में सार्वजनिक होता जा रहा था। जर्मन ग्रीन्स से शुरू होकर ये मुद्दे महिला आंदोलन के साथ साथ एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका में विभिन्न स्थानीय समुदायों के आंदोलनों में भी आकार लेने लगे। 1974 से गढ़वाल हिमालय भारत में सरकारी ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को काटे जाने के विरुद्ध महिलाएं एक लंबे संघर्ष में जुट गई। चूंकि जंगल ही वहां की दिन प्रतिदिन की जीवन वृत्ति में अहम मां जिसमें ये सर्वाधिक संघर्षशील महिलाएं रहती थीं, इस क्षेत्र की महिलाएं ही थीं जिन्होंने इस आंदोलन का पथ प्रशस्त किया। यह कोई नारी अधिकारवादी आंदोलन नहीं था कहना चाहिए, बल्कि जीविका के लिए एक बेहतर और मानवीय विकास के लिए संघ था।
चौथी, इस निरोध में विरोध प्रदर्शन से ने किन्हीं बाहर के लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लिया, उन विकावृत्ति के मुद्दों पर चिंता का एक मुख्य केंद्र प्रतिगा और निचाभितों से गहनता से जुड़े थे। इसी प्रकार के संघर्षों ने दक्षिण चौहदित अमेरिका में भी संकेत विधा नहीं। 1970 का अगस्त एक बहुत कटु और सशक्त लोकतांत्रिक जिंतों के प्रचलनी भरन था। उदारवादी सुधार एक बेहतर स्थिति अथवा रोजगार अवसर प्रदान करने में विफल रहे हैं और 70 के दशकांत में लैटिन अमेरिका में अर्थव्यवस्थाओं को एक एक करके आर्थिक वित्तीय संकट में डूबता देखा गया। महिलाएं इन घटनाक्रमों की सबसे अधिक धूमत भोगी रही। परिणामस्वरूप इस विचार के प्रति एक तीव्र प्रतिक्रिया उभरी कि विकास अपने आप में कोई हल नहीं है। अनेक स्थानों पर राज्य का भी अविश्वास नजर आना। इस प्रकार विकास के संघटक की आतोषगाने वयं विकास की जालोकता का आकार ले लिया। विश्वभर में नारी अधिकारीवादी आंदोलनों की उमड़ी भीड़ ने भी इस अनुभव में योगदान दिया। उन्होंने दर्शाया कि राज्य अथवा बहुराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा लिए ना रहे विकास कार्यस्थल पर रिश्तों के जीवन पर गहरे नकारात्मक प्रभाव डालियो थे। वे अनुभव फिर सैद्धांतिक अधिकार क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो गए। इन सब बातों ने जिस चीज की ओर प्रवृत्त किया उसे सैद्धान्य और विकास गैर प्रतिमान के रूप में जाना जाने लगा। यह इस बात के समर्थन में कीमती को मात्रा कप में न देशा पकाए कि किसी विकास योजना में किए जाने के लिए ही है, वह इसके लिए उसने प्रस्तुत किया कि विकास को इस रूप में देखा जाए कि वह उससे संभूलगत भिन्न है जिसने जब तक उसे देखा गया था। यह विकास के निर्णय प्राधारी को भी गजदीक से पैसे जाने की बकालिया करता था। इसको आधार काक्यों में एक या कि विकास को निर्दिष्ट करने वाला प्रतिमान पितृसत्तात्मक विचारधारा के अनुसार परिभाषित और संरचित है और प्रायः ही उन पाश्चात्य आदों पर आधारित भी संरचनात्मक कल से गैर पश्चिमी महिलाओं की चिंताओं व मुद्दों पर ध्यान दे पाने में अक्षम है तथा इस कारण प्रतिमान को बयता जाना चाहिए। इसके भीतर एक विचारधारा स्वायत्त स्थानों को बहुत अधिक महत्व दिए जाने की मारा करती थी। इसने इस बात पर जोर दिया कि स्वावलंबी विकास उन स्थापित प्राधारों के भीतर संभव नहीं है जो कि पक्के तौर पर पितृसारनक है। वृहद विकासात्मक एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं की प्रायः ही महिलाओं के विकास व कमला के पनी अहिल्के में बेला गया और इस प्रकार विभोजन स्तर पर उन्होंने उन लघु स्थानीय सानिका परियोजनाओं का लिया हाहिलाबों की आता अधिक निर्णायक हो सके। इस प्रकार वृहद एकात्री पासना की बात की प्रभावी बहाकरता प्रस्तुत किया जाता है। महिला सीकरण को उनके अपने विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका सोचा गया और बारी आने पर यह तभी संभवानिक प्रभारी स्थानीय शहर पर विकास अभिदृष्टि प्रकार कार्यकारी सार पर उसने उस गैर सरकारी चहत का पक्ष लिया जिसके बारे में माना नाताया कि भागीदारी सुनने पुरुष को रोकने के लिए लघु स्तरीय व्यायामहिला परियोजनाओं पर केंद्रित सालीदारी उपगम्यों से अधिक लाभ कमा रुकती है। शैल मी बी वेनल टू चामत गहिता बो की परिकल्पना की गई है। 14 अभी है निजी सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान वाली उस धारणा पर प्रहार जिसमें महिलाओं का काम और जीवन दोनों ही बनेक सानों में विभक्त है। मह तर्क दिया गया है जो अंतिम विश्लेषण में दौरारी सत्ता एक दैनिक आधार पर महिलाओं के शोषित होने में सहायक होती है। मलनकर्ता होने का मुशादीनता पर उसके काम पर निर्भर है। निजी सत्ता में महिलाओं के काम का आर्थिक रूप से मूल्यांकन तक नहीं किया जाता और यदि वह बाहर काम भी करती है तो केवल बहर का ही मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए सार्वजनिक निजी का संकेत एक शोषणकारी लिंगभेद विभावन को कायम रखने में मदद करता है। इस उपगमय का आधार वाक्य यह भी है कि महिलाएं अबला और उत्पीड़ित हैं। इसने किसी कारण से समाज में लिंगभेद भूमिका के मत्ते मरते हुए उस तरीके के एक और भी अधिक सक्रिय विश्लेषण को नकार दिया जिसके द्वारा पुरुष सत्ता स्थापित है। इसने ढेर सारी ऊर्जा विकास के पश्चिमी आदर्शों पूंजीवाद व सत्ता संबंधों पर प्रहार करने में सर्च की। हाल के वर्षों में गैर में बदलाव आए हैं तथा अब लोग लिंगभेद विचारधारा, श्रम के लैंगिक विभाजन, महिलाओं की अधीनस्थता और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सत्ता संचालन के बीच संबंधों के अन्वेषण की आवश्यकता को निश्चयपूर्वक कहने लगे हैं। यह उत्तर व दक्षिण दोनों ही के पहलुओं पर लागू होता है और महिलाओं के अनुभवों व हितों की भूमंडलीय भिन्न पर जोर देता है। तीसरी दुनिया के नारी अधिकारवादियों के लेखों से प्रभावित होकर इसने लिंगभेद संबंधों को धरातल पर समझे जाने की आवश्यकता को स्वीकारा है। यह भूमंडलीय असमानताओं तथा भूमंडलीय दैक्षिक संकटों पर जोर देता है। यह तृणमूल महिला समूहों में सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश में है। परिवर्तन के साथ साथ सत्ता की एक नवोद्यमान धारणा भी चलती है जिसने सत्ता संबंधों को मात्र पुरुष व स्त्री के बीच बड़े पैमाने पर नहीं देना बल्कि उसने तर्क दिया कि संबंध दैनिक आधार पर समझौता करते हैं। इस प्रकार महिला कल्याण हेतु संघर्ष को भी एक दिन प्रतिदिन आधार पर और एक सूक्ष्म स्तर पर सामने आना होगा। लिंगभेद की विचारधारा को जन्म देने और लिंगभेद भूमिकाओं के आवंटन की समाज में सत्ता संबंधों द्वारा व्याख्या की जाती है और उसकी संधिवारता को भी इस सत्ता से लड़ते रहना पड़ता है। इन सबका परिणाम वे उठती आवाजें रही हैं जो महिला समस्याओं हेतु मूल उपगमय के रूप में सशक्तिकरण किए जाने का तर्क देती हैं। दक्षिण से उभरती आवाजें वीना अग्रवाल, वंदना शिवा, अर्तुरो इस्कोबर, मारिया मीज आदि की है। रणनीतिक स्तर पर गैर ने महिलाओं व पुरुषों पर एक दूसरे के संबंध में ध्यान केंद्रित किया। गैर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की निम्नपदस्थ स्थिति पर विचार करता है जो कि समाज निर्धारित ऐसी मर्म समस्या के रूप में है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और यह मानता है कि पृथक महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना उन सत्ता विषयों के काम लगना नहीं है जो समस्या के अभ्यंतर में है। अधिक जानकारी के लिए कबीर 1994 पढ़े जो विकास में नारी वेद से लिंगभेद व विकास गैर क्षेत्र की उत्पत्ति का एक विशद विश्लेषण और परिचर्चा प्रस्तुत करते हैं। 20.7 लिंगभेद, विकास और न्यायशीलता। लिंगभेद समदृष्टि पुरुषों व स्त्रियों के बीच समानता इस संकल्पना को आवश्यक बनाती है कि सभी मनुष्य पुरुष व महिलाएं दोनों अपनी व्यक्तिगत योग्यताएं विकसित करने और बिना किसी उन बंधनों के विकल्प चुनने हेतु स्वतंत्र हैं जो रूढ़िबद्ध धारणाओं, अनुमय लिंगभेद भूमिकाओं और राजनीतिक व अन्य पूर्वाग्रहों द्वारा नियत है। लिंगभेद समदृष्टि का अर्थ है कि विभिन्न व्यवहारों, आकांक्षाओं और पुरुषों व महिलाओं की आवश्यकताओं का समान रूप से ध्यान रखा जाए, सम्मान दिया जाए और पक्ष लिया जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि महिलाओं और पुरुषों को अभिन्न बन जाना है, बल्कि उनके अधिकार, उत्तरदायित्व और अक्सर इस बात पर निर्भर नहीं करेंगे कि वे जन्मजात पुरुष है अथवा नारी। लिंगभेद समदृष्टि का अर्थ है महिलाओं व पुरुषों के लिए व्यवहार का औचित्य उनकी अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार।
इसमें समान व्यवहार अथवा ऐसा व्यवहार शामिल हो सकता है तो भिन्न हो, परंतु उसे अधिकारों, लाभी, बाबित्वों और अवसरों के लिहाज से महिला समस्या के सामने आज सर्वाधिक निर्माणक मुद्दों में एक है। दूसरा राजनीतिक प्रक्रियाओं नाम की अवधारणा और महिलाओं की भूमिका का संबंध आने में संत नहीं कि महिलाओं के अभिकरण की उनके अपने कथाग में सामने आना है, साथ ही इसने भी कि महिला काया ऐसा विषम है जिस पर पुरुषों का कल्याण भी निर्भर है। यह निकट संबंध फेरत हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आदि जैसे भारत के अनेक राज्यों में बहुत ऊंचे मानव विकास संकेतकों में प्रकट हुआ है, जहां महिता स्वार्या की दशाओं में एक आम सुधार ने बालक व बालिकाओं दोनों के स्वास्थ्य में आम सुधार की ओर प्रवृत्त किया है। तथापि राजनीतिक प्रक्रियाएं अत्यधिक और नितांत अमृतकृत रूप से पुरुष केंद्रित है। इस प्रकार एक और द्वेषपूर्ण चक्र स्वयं को प्रस्तुत करता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं व स्थानों को नारी विद्यमानता के प्रति भी अनुकूल बनाने के लिए पुरुष प्रधान संस्थाओं, स्वामित्व प्रतिमानों, निर्णयन एकाधिकार आदि को निबीन करना होगा। यहाँ एक मुख्य संघटक जो स्वीकार किया जाता है वह लोकतंत्र नहीं, मताधिकार महिलाओं को परम निर्णयन शक्ति प्रदान करता है। कोई कौतुक नहीं कि अनेक देशों में महिलाएं ही वहां लोकतंत्र लाने हेतु आंदोलन में अश्नगामी रही हैं, क्योंकि अस्तित्व रूप से देना वा सकता है कि लोकतंत्र ही महिला कल्याण और स्वतंत्रता की समझे बड़ी गारंटी है। जैसा कि अमन ने किया है, एक क्षेत्र में कांता अपने साथ ही दूसरे क्षेत्र में स्वतंत्रता को प्रेरित करती है। विकास को महिलाओं की सामाजिक स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव लाने और लिंग भेदीय शोषण को दूर करने हेतु एकमात्र संभव तरीके के रूप देखा जाता है। भारत का विकासात्मक अनुभव इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसको अब नेहरूवियन अभियुष्टि के रूप में लिया जाता है। यह विकासाचारित ही है। भारत में उदाहरण के लिए स्वतंत्राध्यापित के लगाए पुरुषों महिलाओं के बीच राजनीतिक समानता को एक ऐसे विषम के रूप में समझा जाता था वो निश्चित है। इस प्रकार आर्थिक समानता ही दी जिसकी और देखा गया। आलोचना के बावजूद विकास ने महिलाओं की दशा को बहुत सुधारा है। भारत में वर्षों कल्याणवादी उपयम तथा आंदोलन व अन्य स्वायत्त समूहों के पथाव ने राजमा और पुरुष वर्ग भी अतियों को एक बड़ा दोष निवारक प्रदान किया है। 80वें दशक के दौरान लिंगभेद को विकास नियोजन में एक महत्वपूर्ण संघटक बनाने के प्रयास किए गए। यह स्थानीय स्तर प्रशासन या पंचायतों में महिलाओं हेतु 30% आरक्षण की शुरुआत की, जिससे कि निर्णयन क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। संसद व राज्य विधानसभा में उनके लिए 30% आरक्षण का मुद्दा तब उठाया गया, परंतु यह अब तक विवादों बहसों की जिप्तियों में पैसा है और साथ से अब तक भारतीय संसद के सामने संबित भी है। अर्थशास्त्री जमरज सेन ने विकास को ऐसी स्वतंत्रता के रूप में पुकारा नहीं, विकता ही महिलाओं को अपने यथापूर्ण स्वयं की प्रकाशित करने वाली क्षमताएं प्रदान को एक माध्यम है। यह जैसा कि तर्क दिया जाता है साक्षरता, स्वास्थ्य व अन्य ऐसी सुविधाएं प्रदान करके किया जाना है जो उसको परिवार व समाज में अपनी आर्थिक स्थिति बदलने के साधन प्रदान करती है और जिनके द्वारा निर्णयन शक्तियों से लड़ने के लिहाज से भी उसकी दशा सुधारती है। भारतीय विकास दृश्यपटना में प्रगति के एक पलस्पे के रूप में विकास ने मान लिया है कि परिसम्मति, निरूपण आदि के सहारे महिलाएं पारंपरिक समाज की अपेक्षा अधिक आजादी महसूस करेंगी। तीसरी दुनिया का विकास कथन नितांत बारंभ से ही मानता था कि गरीबी और नितांत प्रायः महिलाओं का वार्षिक व सामाजिक अपवर्जन ही है जिन्होंने उसे निर्णय में किसी भी भूमिका से वंचित किया है। इसने पितृसत्ता तंत्र को दृढ़ किया और महिला शोषण अत्यधिक गरिष्ठता के कारण बढ़ा।